बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की शुक्रवार को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे शुक्रवार को बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और वकील उमेश पाल पर बदमाशों ने हमला किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि उमेश पाल अपने 2 गनर के साथ धूमनगंज इलाके में अपने घर के पास उतर रहे हैं। जैसे ही उमेश पाल कार से उतरते हैं, उन पर गोली और बम से हमला कर दिया गया। हमले के बाद उमेश और उनका गनर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उमेश उठकर घर की ओर भागते हैं, लेकिन बदमाश भी गोलियां बरसाते उनके पीछे भागते हैं। घटना के बाद मौके पर चारों तरफ धुआं भर गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कुछ दूर पैदल भागे, फिर बाइक से बैठकर वहां से फरार हो गए। शूटर्स के भागने के बाद उमेश और उनके गनर को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां गनर संदीप और उमेश को मृत बताया गया। वकील उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिले हैं, जिनमें अपराधी बेखौफ होकर सरेआम प्रयागराज में गोलियां और बम बरसाते हुए नजर आते हैं। एक मोबाइल दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर में एक बदमाश सड़क पर फायरिंग करता दिखा। इसके बाद दुकान के अंदर खड़ा शख्स भी बाहर निकला और उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। फिर सीसीटीवी फुटेज में कई बदमाश एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। फायरिंग के बाद दुकानदार दहशत में आता दिखा और उसने दुकान का शटर गिरा दिया। जबकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड एक और तस्वीर में एक बदमाश बीच सड़क पर हथियार के साथ दिखा। बेटे की मौत से खौफजदा उमेश पाल की मां ने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। आज मेरे बच्चों को, मेरी बहू को मददगार करें, उसको सर्विस दें, पैसा दें, मेरे लिए सुरक्षा दें। वहीं हत्याकांड में मारे गए गनर संदीप निषाद के परिवार वालों ने 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई। उमेश की पत्नी ने धूमनगंज थाने में केस दर्ज करवाया, जिसमें बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके परिवार के कई लोगों के नाम शामिल हैं। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की ओर से दर्ज एफआईआर में अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद अजीम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटों के नाम शामिल हैं। एफआईआर में अतीक और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ साजिश और हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उमेश पाल के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गे लगातार उमेश पाल को राजू पाल हत्याकांड में गवाही नहीं देने का दबाव बना रहे थे। राजू पाल का हत्याकांड हुआ था, उस समय से ये दुश्मनी चली आ रही है। उमेश पाल के परिवार वालों ने समाजवादी पार्टी की कौशाम्बी के चायल से मौजूदा विधायक पूजा पाल को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस घटना में पूजा भी हो सकती है, अतीक भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है। हालांकि सारे आरोपों से अतीक अहमद के परिवार वालों ने इनकार किया है। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद प्रयागराज में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने धरपकड़ भी शुरू कर दी, जिसके तहत प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता से भी पूछताछ की। अतीक अहमद के आधा दर्जन से ज्यादा करीबियों को भी पुलिस टीम ने पकड़ा है। इनसे क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि मामले में अतीक अहमद से भी पूछताछ हो सकती है। हत्या के लिए एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। हत्याकांड का सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस को हमले में पूर्वांचल के शूटरों का हाथ होने का शक है। पूर्वांचल के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में शूटर्स की फोटो और सीसीटीवी फुटेज भेज दी गई है। हमलावरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की टीम प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में लगाई गई है। पुलिस उमेश के ड्राइवर प्रदीप शर्मा की भूमिका को भी संदिग्ध मान रही है। घटना के बाद प्रदीप गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने उमेश पाल के कोर्ट से लेकर उसके घर तक के पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। उमेश पाल के घर पर भी हमले के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गूंज लखनऊ में यूपी विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। समाजवादी पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चोरी और सीनाजोरी करते हैं। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे।
योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ अपराधियों को पालेंगे और दूसरी तरफ दोषारोपण करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कार्रवाई हुई है। इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी के सीएम ने प्रयागराज की घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। योगी ने मुलायम सिंह यादव के बयान का मुद्दा उठाया तो अखिलेश ने बीजेपी सांसद चिन्मयानंद का जिक्र कर दिया और दोनों एक दूसरे पर चीखते नजर आए। सीएम ने विधानसभा में लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र किया। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और चिन्मयानंद का जिक्र कर सवाल पूछ लिया, जिस पर सीएम योगी ने भड़कते हुए कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। विधानसभा में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल उठाए। इस पर सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के दखल के बाद सदन की कार्यवाही फिर से चलने लगी। अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कहा कि सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं और दिन दहाड़े बम चल रहे हैं और सीएम ज्ञान दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई और पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई। अखिलेश ने बीजेपी और बीएसपी के बीच साठगांठ का आरोप भी लगाया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और गनर की हत्या योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। मायावती ने मांग की कि योगी सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराकर दोषियों को सजा दे। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने उमेश पाल के परिवार वालों से मुलाकात की और राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इनको प्रदेश चलाना संभव नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। समाजवादी पार्टी के लोग आपराधिक तत्वों को पोषित करने का काम करते हैं। आने वाले दिनों में प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत और जोर पकड़ सकती। दक्षिण चीन सागर के आसमान में चीन और अमेरिका के विमानों के बीच लड़ाई होते होते रह गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का P-8 पोसाइडन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट दक्षिण चीन सागर के आसमान में उड़ान भर रहा था और तभी चीन के J-11 फाइटर प्लेन ने उसके बेहद करीब पहुंच गया और वापस लौटने की चेतावनी दी। चीन का फाइटर प्लेन हवा से हवा में मार करने वाली 4 शक्तिशाली मिसाइलों से लैस था और अमेरिकी विमान को निशाना बनाने के लिए तैयार था। चीन का फाइटर प्लेन उड़ा रहे पायलट ने रेडियो मैसेज के जरिए अमेरिकी विमान के पायलट को चेतावनी भी दी और कहा कि वो चीन के एयर स्पेस से सिर्फ 12 नॉटिकल मील दूर है, ऐसे में वापस लौटने में ही उसकी भलाई है। चाइनीज पायलट के दावों को खारिज करते हुए अमेरिकी पायलट ने कहा कि वो अंतरराष्ट्रीय वायु सीमा में उड़ान भर रहा है। इसी बीच अमेरिकी P-8 प्लेन के पायलट ने जवाबी हमले के लिए अपने हथियारों का रास्ता खोल दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त अमेरिकी नौसेना का प्लेन पैरासेल आइलैंड के पास से गुजर रहा था। आपको बता दें कि पैरासेल आइलैंड पर चीन और वियतनाम अपना अपना दावा करते हैं और वहां चीन ने बड़ा सैन्य अड्डा बना रखा है। करीब 1 घंटे तक आसमान में चली जोर आजमाइश के बाद दोनों विमान अपने अपने ठिकाने की तरफ मुड़ गए। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पीडब्ल्यूडी ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। जेसीबी की मदद से सड़क पर बने एक मंदिर और मस्जिद को भी रास्ते से हटा दिया गया। रामनगरी अयोध्या में भी आज प्रशासन का बुलडोजर चला। अयोध्या के कैंट इलाके में बने अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। इमारत के जिस हिस्से तक बुलडोजर नहीं पहुंच सका वहां हथौड़े की मदद ली गई। यूपी के गोरखपुर में लोग जल्द ही लग्जरी क्रूज का मजा ले सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक क्रूज शिप बनाने का काम तेजी से जारी है और अप्रैल के अंत तक ये तैयार हो जाएगा। कोलकाता में ट्राम सेवा के 150 साल पूरे होने पर ट्राम फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में कई पुराने ट्राम इंजन्स की प्रदर्शनी की गई।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन युद्ध खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर भरोसा जताया और कहा है कि इस युद्ध को भारत की कोशिश से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि भारत के रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत ही ऐसा देश है जो इस युद्ध पर विराम लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि भारत के रूस के साथ लंबे और मजबूत संबंध रहे हैं और ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि भारत इतनी जल्दी रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म करेगा। रूस के साथ संबंध खत्म नहीं करेगा भारत। उम्मीद है यूक्रेन विवाद खत्म करने के लिए भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, अमेरिका ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में एक बड़ा खुलासा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के संभावित परमाणु हमले को रोकने के लिए उसने भारत और चीन की मदद ली थी। यह खुलासा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका के एक न्यूज मैगजीन द अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में किया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने रूस पर भारत और चीन के प्रभाव का इस्तेमाल कर पुतिन को परमाणु हथियारों के किसी भी तरह के उपयोग से रोका था। But we urged, and I think successfully, other countries that might have a little bit more influence in Russia these days, like China, but also other countries like India, to engage him directly about their absolute opposition to any use of nuclear weapons. इस बीच बड़ी खबर तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी दी है। ज़ेलेंस्की ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है कि शी जिनपिंग उनसे मुलाकात की योजना बना रहे हैं। इससे पहले खबर थी कि जिनपिंग पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। इस बीच चीन ने युद्ध विराम की अपील करते हुए 12 पॉइंट का प्रस्ताव पेश किया है। चीन ने कहा है कि जंग से किसी को फायदा नहीं होता। 一切有利于和平解决危机的努力都应当得到鼓励和支持。中方愿在关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件基础上。 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चीन के शांति योजना के कुछ हिस्सों को मानने के लिए तैयार है। Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і гвалтування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни і думки? यूक्रेन पर हमले के 1 साल के बाद रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया, क्योंकि FATF की दलील है कि यूक्रेन पर रूस का हमला उनके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिंगापुर के टी राजा कुमार की अध्यक्षता में पेरिस में FATF की दूसरी पूर्ण बैठक के बाद जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। FATF के मुताबिक रूस ने बिना उकसावे के अवैध कार्रवाई की है। FATF ने यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताते हुए और रूस के हमले की निंदा करते हुए उसे FATF से फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब FATF ने किसी देश की सदस्यता निलंबित की हो। इस बीच यूक्रेन ने FATF के फैसले का स्वागत किया है। यूक्रेन ने FATF से कई बार अपील की थी कि रूस को संगठन से बाहर निकाला जाए। यूक्रेन का कहना है कि सदस्यता निलंबित करना ही काफी नहीं है, रूस को ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए। वहीं FATF के फैसले से रूस भड़क गया है। रूस ने कहा कि ये खतरनाक कदम है। ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को खत्म कर देगा। तो अब सवाल उठता है कि FATF की सदस्यता निलंबित करने से रूस पर असर क्या पड़ेगा। ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि FATF होता क्या है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत समेत 39 देश शामिल हैं। ये संगठन दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग सहित गैर कानूनी फंड के इस्तेमाल पर नजर रखना भी FATF का काम है। दोषी पाए जाने पर किसी भी देश को ये ग्रे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है पहली चेतावनी। अगर वो देश कार्रवाई नहीं करता, उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट होने पर दुनिया भर से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाती है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे संस्थान कर्ज नहीं देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि रूस को FATF की सदस्यता निलंबित करने से उसका नुकसान क्या होगा। इस फैसले के बावजूद रूस FATF सदस्य तो बना रहेगा, लेकिन रूस FATF की बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। साथ ही रूस को FATF का कोई भी दस्तावेज नहीं मिलेगा। यह कदम रूस की प्रतिष्ठा पर सवाल और दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। इधर यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक और घातक हथियार मिल गया है। पोलैंड की ओर से युद्ध टैंक लेपर्ड 2 की पहली डिलीवरी यूक्रेन पहुंच गई, जिसका वीडियो जारी किया गया। इस मौके पर पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद थे। दोनों ने टैंक का जायजा लिया। पहले बैच में 4 लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचे हैं।
Z żołnierza przywieźliśmy z Polski pierwsze 4 Leopardy po to, żebyście mogli jak najszybciej wygonić rosyjskiego agresora. पोलैंड का कहना है कि 5 हफ्ते में यूक्रेनी सैनिकों को लेपर्ड टैंक ऑपरेट करना सिखा देंगे। हालांकि जर्मनी ने यूक्रेन को भारी और घातक हथियार भेजने का विरोध किया था। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से एक झटका भी लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से उनका ताकतवर फाइटर जेट F-16 की मांग कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका के टीवी चैनल OBC को दिए गए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सेना तय करती है कि यूक्रेन को कौन से हथियार भेजे जाएं। We're sending him what our seasoned military thinks he needs now. He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now. यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी की मारक मिसाइलों की भी मांग की है, जिसे अमेरिका ने अब तक नहीं माना है। शुक्रवार को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन मदद का भी ऐलान किया। इस बीच यूक्रेन युद्ध की गूंज भारत में भी सुनाई दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भारत पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा भी की। इसीलिए शोल्स के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। जर्मनी पहले भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य मदद का ऐलान कर चुका है। Germany is the biggest supplier also of weapons to Ukraine in continental Europe. उम्मीद जताई जा रही है कि शोल्स भारत से बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने शुरुआत में ही अपना रुख साफ कर दिया और कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और इस मुद्दे को सुलझाने में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। युद्ध पर भारत ने अपना रुख जरूर साफ किया है, लेकिन सितंबर में होने वाली G20 देशों की बैठक में भी ये मुद्दा जरूर उठेगा और ओलाफ शोल्स बैठक में शामिल होने के लिए फिर भारत का दौरा करेंगे। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद जर्मन चांसलर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। औपचारिक स्वागत समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए ओलाफ शोल्स ने कहा कि भारत और जर्मनी की दोस्ती और मजबूत हो रही है। We have already very good relations between India and Germany, and I hope that we will strengthen this very good relation and that we will discuss intensely about all the topics relevant for the development of our countries, but also the peace in the world, which is important. राष्ट्रपति भवन के बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए इशारों में पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। शिमला में बढ़ती गर्मी ने व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ती गर्मी और तेजी से पिघलती बर्फ ने शिमला के व्यापारियों की टेंशन बढ़ा दी है। कम बर्फबारी और समय से पहले बर्फ पिघलने से पर्यटन को बड़ा झटका लग सकता है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लड़कियों को स्कीइंग करने की ट्रेनिंग दी गई। खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित इस प्रोग्राम में फिलहाल 60 लड़कियां शामिल हैं। दाऊद की डी कंपनी के खिलाफ NIA एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की तफ्तीश के लिए NIA की 5 सदस्यों की टीम दुबई भेजी गई है। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही, आसपास भीड़ न होने की वजह से किसी को चोट नहीं आई। बिहार में आज बीजेपी बनाम विपक्षी एकता की जंग देखने को मिली। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण के लौरिया में जनसभा करने के लिए पहुंचे, तो दूसरी तरफ गठबंधन के नेताओं ने पूर्णिया में विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रैली में नीतीश कुमार एक बार फिर देश भर में विपक्षी एकता की वकालत करते नजर आए।
और बीजेपी को 100 से कम सीटों पर समेटने का दावा किया। तो यहाँ तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। एक तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी को 100 पर रोकने का दावा किया तो दूसरी तरफ अमित शाह ने नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा में बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। अमित शाह ने नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के ऐलान पर भी तंज कसा। अमित शाह आरजेडी विधायकों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश को तेजस्वी के सीएम बनाने की तारीख बता देनी चाहिए ताकि मालूम चल सके कि बिहार में पूरा जंगल राज कब आएगा। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बता। मैं नीतीश जी को कहता हूं, आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आधा तो आ ही रहा है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार पर पीएम बनने की चाहत में विमान खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहाँ जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं। एक तरफ अमित शाह ने महागठबंधन के नेताओं को अपने निशाने पर रखा तो दूसरी तरफ पूर्णिया में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर आरोपों के तीर चलाए। और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने के आरोप मढ़ दिए। तेजस्वी ने एक सांस में केंद्र सरकार पर पोर्ट से लेकर LIC तक बेचने के आरोप लगा दिए। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया। अब बताओ अब कहां जाएगा देश का लोग? महागठबंधन की सभा को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और लालू ने लोगों से 2015 के नतीजों को फिर से दोहराने की अपील की। बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। एयर इंडिया को खरीदने के साथ ही टाटा समूह उसका रंग रूप बदलने में जुटा है और अब एयर इंडिया की उड़ान को नए पंख मिलने वाले हैं, जिसके लिए एयर इंडिया ने इस साल 5100 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया 900 पायलट और 4200 कैबिन क्रू मेंबर्स की भर्ती करने वाला है। एयर इंडिया ने बताया कि बीते वर्ष 2022 में भी उसने पायलट और कैबिन क्रू में 1900 लोगों की भर्ती की है। एयर इंडिया को खरीदने के बाद से टाटा समूह लगातार इसके विस्तार में जुटा हुआ है। कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया ने अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर को देते हुए 470 विमानों की खरीदारी का ऐलान किया था। इन 470 विमानों में 250 एयरबस और 220 बोइंग कंपनी से खरीदे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही नाम के जानवर का जोड़ा शिकारी तेंदुए से भिड़ गया। जिस वक्त इस जोड़े और तेंदुए का आमना सामना हुआ उस वक्त शाही के 2 बच्चे भी साथ थे, जो अपने माता पिता के साथ सड़क से गुजर रहे थे। तभी तेंदुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तेंदुए की नजर शाही जोड़े के दोनों बच्चों पर थी। ये देख शाही जोड़े ने अपने बच्चों को आगे पीछे से घेर लिया ताकि वो तेंदुए की पकड़ में ना आ सकें। साथ ही दोनों मिलकर तेंदुए को सड़क के किनारे की ओर धकेलने लगे, लेकिन तेंदुआ भी चालाक निकला और मौका देख दोनों छोटे बच्चों पर पंजा मारने लगा। दोनों बच्चे भी अपनी जान को खतरे में देख माता पिता से चिपके हुए थे। कभी तेंदुआ आगे बढ़ता तो कभी शाही जोड़ा उसे धक्का दे देता। काफी देर तक सड़क पर तेंदुए और शाही जोड़े के बीच जोर आजमाइश चलती रही। ना तो तेंदुआ हाथ आया शिकार छोड़ने के मूड में था और ना ही शाही जोड़ा हार मानने के लिए तैयार था, क्योंकि उनके दोनों बच्चों की जान खतरे में थी।
थोड़ी देर बाद तेंदुआ सड़क पर झपट्टा मारने वाले पोज में बैठ गया और मौका देख तेजी से शाही के बच्चों की ओर झपटा, लेकिन शाही जोड़ा भी सतर्क था। उन्होंने तुरंत बच्चों को पीछे धकेल दिया। इसके बाद तेंदुआ उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, लेकिन शाही जोड़ा उसे खदेड़ने में जुटा रहा। तेंदुआ समझ गया कि यह शिकार आसान नहीं। आखिर में थक हार कर वो वहां से वापस जंगल की ओर मुड़ गया। आपको बता दें, शाही एक जंगली जानवर है जिसके शरीर पर हजारों नुकीले कांटे होते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जंगली जानवरों के लिए भी उनका शिकार कर पाना मुश्किल होता है। पंजाब में वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खालिस्तान वाले बयान और हंगामे पर सियासत तेज हो गई। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमृतपाल के बहाने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और इस पूरी घटना पर दोनों ही पार्टियों की खामोशी पर सवाल उठाए। माने खैर खामोशी बीजेपी की है, ये समझ में नहीं आ रहा उनको क्या चल रहा है वहां पर। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अमृतपाल का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और उन्हें छोटा रिचार्ज बताते हुए पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। पूरा विवाद अमृतपाल सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उसने कहा था कि खालिस्तान की बात कभी खत्म नहीं हो सकती। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमृतपाल के समर्थकों ने अजनाला में पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और हालात ऐसे बन गए कि शुक्रवार को पुलिस को तूफान को रिहा करना पड़ा। इस घटना के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हालांकि मुंबई पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारे सवालों को खारिज करते हुए दावा किया कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है। भगवंत मान ने अमृतपाल या लवप्रीत पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सूबे में भाईचारे की दलील देते हुए मामले को ठंडा करने की कोशिश की। और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पे गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है। कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कैलिफोर्निया एयरपोर्ट के पास पानी भर गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 300 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 4000 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। अमेरिका के कई शहर फिलहाल बर्फीले तूफान का कहर झेल रहे हैं। तूफान और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को बड़ा झटका देते हुए F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि फिलहाल अमेरिका यूक्रेन को ये विमान नहीं देगा। चीन की टेक कंपनी बाइडू ने रोबोट टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी के मुताबिक वुहान शहर की सड़कों पर फिलहाल 100 से ज्यादा ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सी चल रही हैं। कंगाल पाकिस्तान को चीन के बैंक का सहारा मिला है। चीन ने पाकिस्तान को 5,800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो चीन के जाल में ना फंसे, नहीं तो उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन यानी 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद दे दी है। इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। चीन के फैसले के बाद अमेरिका ने कहा कि अमेरिका को इस बात की गहरी चिंता है कि भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देशों को दिए गए चीनी ऋणों का इस्तेमाल जबरदस्ती फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने ट्विटर पर ऐलान करते हुए लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह चीन डेवलपमेंट बैंक से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज $700 मिलियन का फंड मिला। पाकिस्तान ने चीन की आर्थिक मदद को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की सरकार बेमन से ही सही IMF की सभी सख्त शर्तों को मानने के लिए तैयार है और जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी आवाम को एक और बुरी खबर भी सुना दी। पाकिस्तान को IMF से मदद की पहली खेप के तौर पर $1 बिलियन मिलेगा। IMF की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सब्सिडी खत्म कर दी गई है, पेट्रोल और बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ नर्वस नजर आए और उनका ध्यान भटकता दिखाई दिया। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ वो ताइवान में एक बड़ा कदम उठाने भी जा रहा है, जिससे चीन का गुस्सा भड़क सकता है।
और ताइवान और चीन के बीच युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। दरअसल अमेरिका ताइवान में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती 3 से 4 गुना करने जा रहा है। अमेरिका अपने 100 से लेकर 200 सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। अभी 30 के करीब अमेरिकी सैनिक ताइवान में मौजूद हैं और वो ताइवानी सेना को हथियारों और जंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की टीम में अमेरिकी मरीन सैनिक भी शामिल हैं। ताइवान में ट्रेनिंग के अलावा अमेरिकी नेशनल गार्ड अमेरिका के अंदर उत्तरी मिशिगन में ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। If there are a crisis in Taiwan as a result of China's aggression in some fashion, that would have, I think, disastrous consequences for the world economy and for countries around the world. And that's the message too that Beijing is hearing increasingly. दक्षिण चीन सागर में सैन्य तैयारियां तेजी से हो रही हैं। चीन लगातार ताइवान के पास दर्जनों लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भेज रहा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ये कह चुका है कि अमेरिकी फौज ताइवान की रक्षा करेगी और ऐसे में जापान को भी मदद करने के लिए उतरना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान को कितना नुकसान होगा, इसे लेकर एक रिसर्च सामने आई। इसमें सिमुलेशन वॉर गेम यानी कि एक बनावटी युद्ध का गेम खेला गया। जापान के सासाकावा पीस फाउंडेशन ने एक टेबल टॉप वॉर गेम किया। इसमें जापान और अमेरिका के 30 एक्सपर्ट शामिल हुए। इस वॉर गेम में चीनियों को जापानी, अमेरिकी और ताइवानी सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। वॉर गेम के आधार पर नुकसान का आकलन भी किया गया। इसके मुताबिक चीन ताइवान युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। अमेरिका के 10,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। अमेरिका के 400 लड़ाकू विमान नष्ट हो सकते हैं। जापान को युद्ध में 144 लड़ाकू विमान खोने पड़ सकते हैं। जापान के 2,500 सैनिक मारे जा सकते हैं। लेकिन ताइवान पर चीन नियंत्रण हासिल नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जगरगुंडा के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हैं। शहीद जवानों में एएसआई रामूराम नाग, आरक्षक वंजम जोगा और भीमा शामिल हैं। मुठभेड़ की जानकारी होते ही सीआरपीएफ और कोबरा टीम के जवानों को तुरंत वहां पर भेजा गया। सुकमा पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सली भी मारे गए हैं और कई घायल भी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ जगरगुंडा और कुंदेड़ के बीच जंगल में जब गश्त पर निकली पुलिस टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की टीम पूरे इलाके में नक्सलियों की तलाश में जुटी हुई है। जगरगुंडा से सुकमा डीआरजी टीम आज सवेरे रवाना की गई थी। लगभग 9 बजे महोदय का पेट्रोल नंबर 1 एवं सुकमा डीआरजी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ, कोबरा एवं डीआरजी रवाना की गई। मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 डीआरजी साथी एएसआई रामूराम नाग, आरक्षक वंजम जोगा एवं भीमा, 3 हमारे साथियों का गोली लगने के कारण से घायल हो गए। तत्पश्चात उनका घटनास्थल में शहादत भी हो गए थे। सुकमा में एक बड़ा नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली पीछे हटने पर मजबूर हुए। इस ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हो गए। वहीं अधिकारियों के मुताबिक 6 नक्सली भी मारे गए। दिल्ली के पौष इलाके आरकेपुरम में अचानक रोड का एक हिस्सा धंस गया। सड़क पर खड़ी 2 बाइक और एक डॉग अचानक गड्ढे में गिर गए। सड़क की इस खस्ता हालत ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में लगातार भूकंप की घटनाओं के बीच बच्चों को भूकंप के वक्त काम आने वाली सुरक्षा तकनीक सिखाई जा रही है। झारखंड के देवघर में बच्चों के लिए एक खास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक संघ के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हाईवे पर एक बस के टुकड़े बिखरे नजर आए। यहां पर एक बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक कई बसों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और हादसा कितना भीषण था, इसकी गवाही सड़क पर बिखरे पड़े बस के टुकड़े दे रहे हैं। बताया गया कि सतना में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में हिस्सा लेने के बाद लोग कई बसों में सवार होकर लौट रहे थे। तभी रीवा सीधी टनल के पास तेज रफ्तार में आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 3 बसों में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 बसें पलट गई और तीसरी बुरी तरह से पिचक गई। घटना उधर से दो बस, यहाँ पहले 3 बस खड़ी थी, उधर से ट्रक आया। ट्रक एक बस को पहले धक्का मारा थोड़ा सा, फिर दो बस को एकदम चपेट के मार दिया तो चकनाचूर हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त तीनों बसों में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग ट्रक की टक्कर के बाद अंदर फंस गए। हादसे की जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासन ने आसपास के लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया।
और घायलों को तुरंत आसपास के जो अस्पताल थे वहां पर भिजवाया गया। हादसे के कुछ ही देर के बाद तमाम आला अफसर और सीधी से बीजेपी की सांसद रीति पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को ढांढस बंधाया। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। शिवराज सिंह ने बाद में अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस दुर्घटना पर दुख जताया। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर तौर पर घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली तौर पर घायल लोगों को 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर मुसलमानों को निशाना बनाने को लेकर हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध को नजरअंदाज करने का भी आरोप मढ़ दिया। And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women, against Dalits and against Adivasis. सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और संघ पर सभी संस्थानों पर कब्जा जमाने का आरोप भी लगा दिया। BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. कांग्रेस के महाअधिवेशन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खूब चर्चा रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की और सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही अपनी सियासी पारी पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। What gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The yatra has come as a turning point. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की यात्रा को देश के लिए नई रोशनी जैसा बताया और इस यात्रा को निकालने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद किया। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में 2024 की रणनीति और विपक्षी गठबंधन को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही अधिवेशन से यह भी संदेश देने की कोशिश है कि कोई भी तीसरा मोर्चा बीजेपी के लिए फायदेमंद ही होगा। मेडिकल साइंस की तरक्की और तमाम संसाधनों के बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में गर्भवती महिलाओं को सही भोजन और बेहतर इलाज मयस्सर नहीं है। गर्भवती महिलाओं के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की और इसमें बताया गया है कि दुनिया में हर दूसरे मिनट एक गर्भवती महिला की मौत हो रही है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में 2,87,000 गर्भवती महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान दम तोड़ दिया। ये सारी मौतें या तो डिलीवरी के दौरान हुई या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 223 ने दम तोड़ दिया, जबकि 2015 में प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 227 की मौत हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के तमाम देशों से प्रेग्नेंट महिलाओं के स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए मुहिम चलाने की अपील की है और वर्ष 2030 तक
प्रति 1 लाख प्रेग्नेंट महिलाओं पर मृत्यु के आंकड़े को 70 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत के मामले में सबसे बुरे हालात नाइजीरिया के हैं, जहां पर 2020 में 82,000 महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं यूएन की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत है, जहां पर साल 2020 में 24,000 महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी से जुड़ी वजहों से हुई थी। बताया गया कि अधिक ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर, इलाज में देरी, इंफेक्शन और असुरक्षित गर्भपात प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत की बड़ी वजह बन रहे हैं। 6 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर एमसीडी में हंगामे और मारपीट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को खलनायिका बताकर तंज किया है। इसके लिए दिल्ली बीजेपी की ओर से ट्विटर पर एक फिल्म की नकल का पोस्टर शेयर किया गया। पोस्टर में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, आतिशी और एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय की फोटो लगी है। पोस्टर पर लिखा गया, आम आदमी पार्टी फिल्म प्रस्तुत करता है अरविंद केजरीवाल कृत खलनायिका। पोस्टर पर यह भी लिखा गया है, 2023 की सबको चौंका देने वाली नौटंकी। बीजेपी ने आतिशी और शैली ओबरॉय को सदन में मारपीट और तानाशाही करने वाली आपकी खलनायिका बताया है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मेयर शैली ओबरॉय पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के नतीजों को घोषित नहीं करती हैं, तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। न्यायालय के रास्ते खुले और न्यायालय के रास्ते में कई सारी चीजें आती हैं। बीजेपी ने एमसीडी भंग करने की चेतावनी दी। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी कर दिया है। केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी में मारपीट और हंगामे को लोकतंत्र की हत्या बताया। इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया। फिल्मी पोस्टर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सांसद गौतम गंभीर और बीजेपी के दूसरे नेताओं की तस्वीर लगी दिखी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी वाले जो इतना मचा रहे शोर हैं, यही लोकतंत्र के हत्यारे और बैलेट चोर हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया और उसे तोड़फोड़, मारपीट, महिलाओं पर जानलेवा हमलों के दृश्यों से भरी बीजेपी के गुंडों की फिल्म बताई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली की महिला मेयर को कुर्सी से घसीटा और उन पर जानलेवा हमला किया। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी नेता आतिशी अपनी पार्टी के एक पार्षद को कुछ कहती दिख रही है। इसी के बाद आम आदमी पार्टी की पार्षद बीजेपी नेता की ओर बढ़ती हैं, उनसे झगड़ा शुरू कर देती है। जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे। एमसीडी के सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में शुक्रवार की शाम मारपीट के बाद विवाद बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद कमला मार्केट थाने पहुंचे और थाने के बाहर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी थी। मेयर ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला किया। पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही एक और रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मुझे बहुत धक्के मारा। वहीं बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कमला मार्केट थाने पहुंचे। बीजेपी पार्षदों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के भड़काने के बाद सदन में मारपीट हुई। दिल्ली की मेयर ने 27 फरवरी को फिर से 6 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के फिर से चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने को लेकर दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से जारी नोटिस पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि मेयर शैली ओबरॉय का पहले हुए चुनाव का परिणाम घोषित किए बगैर नए सिरे से चुनाव कराने का जो फैसला है, ये नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि नियमों के मुताबिक मेयर को यह अधिकार ही नहीं है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को इस तरह से अमान्य घोषित कर दे। बीजेपी की पार्षद शिखा राय और कमलजीत सहरावत की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट ने मेयर, एलजी ऑफिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है।
3 और 3 जीत रहे थे। जो चुनाव का रिजल्ट था उसमें 3 हमारे और 3 आम आदमी पार्टी के जीत रहे थे, क्योंकि उनको चौथा जिताना था। उन्होंने शीट पढ़ ली थी, देख लिया था, रिजल्ट घोषित होने से पहले ही तुरंत ये ड्रामा नाटक किया और एक उठा करके कहा ये इनवैलिड है, और उसी के बाद वो पलटना चाहती थी पूरा चुनाव और घोषित करना चाहती थी अपने चौथे को विजय। इस ऑर्डर को मैं अपनी जीत ही मानूंगी, क्योंकि री इलेक्शन को स्टे लगा दिया गया है तो हमारी जीत ही हुई है। क्योंकि कल जो सदन में हुआ आप सबने देखा, मीडिया ने पूरा चलाया, कैसे काउंटिंग के बाद तरीके से काउंटिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं होने दिया गया और कैसे बीजेपी के काउंसलर्स ने स्टेज पर आकर मुझ पर हमला करा और साथ ही इसी वजह से मैं स्टेज से बाहर निकलते अपनी जान बचाती हुई गई। तो बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई। तो मैं कहूँगी आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हमारी जीत रही। एआईएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज से मुंबई में शुरू हुआ, जो कि 2 दिनों तक चलेगा। एआईएमआईएम के अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित सभी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के विधायक और सांसद शामिल हो रहे हैं। जो अधिवेशन में भविष्य में पार्टी को आगे बढ़ाने पर मंथन करेंगे। अधिवेशन का आयोजन महाराष्ट्र एआईएमआईएम ने किया है, जिसकी जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि बैठक में 16 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है एआईएमआईएम पार्टी की, और इसमें तकरीबन 16 राज्यों के हमारे पदाधिकारी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे एमएलएज, एमपीज, एमएलसीज, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। इम्तियाज जलील ने बैठक के प्रमुख मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी अब बड़ी हो रही है, इसलिए अब पार्टी को और मजबूत करने के लिए बैठक में मंथन होगा। बेसिकली ये है कि एमआईएम पार्टी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स को हम बुला के, एमएलएस को बुला कर अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट क्या है, इश्यूज क्या है, हम कैसे वहाँ पर पार्टी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अधिवेशन से पहले असदुद्दीन ओवैसी के बयानों में एआईएमआईएम के अधिवेशन का एजेंडा साफ दिखा। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को लेकर ओवैसी लगातार मुखर रहे हैं। भिवानी हत्याकांड को लेकर इस बार फिर उन्होंने सीधे कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कोई भी मुसलमानों के साथ संवेदना नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुसलमानों के साथ दिखने से उसे वोट नहीं मिलेगा। भाई जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहूं इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। ओवैसी ने भिवानी हत्याकांड पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से लेकर राजस्थान कांग्रेस सरकार तक पर हमला बोला। मौत हो गई मगर कोई नहीं जाते। कोई भारत जोड़ो पे पूरा भारत निकलता है और अलवर में एक रॉयल फैमिली की शादी में पूरे मौजूद, और अलवर से 1 घंटे के रास्ते पर गटमिका है, कोई नहीं जाता वहां पर। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तो सीधा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप। जापान के एक स्पेस डेवलपमेंट स्टार्टअप ने अंतरिक्ष की सैर के लिए खास तरह का बलून दुनिया के सामने पेश किया है, जिससे धरती से कई किलोमीटर ऊपर तक जाया जा सकता है। स्पेस बलून शीशे का बना है ताकि इसके अंदर बैठे यात्री आसपास के नजारों को आसानी से देख पाएं। जापान के इवाया गिकेन नाम के स्टार्टअप ने साल 2012 से स्पेस बलून पर काम करना शुरू किया और कंपनी ने अब जाकर पहली बार इसकी झलक दुनिया को दिखाई। स्पेस बलून धरती से 24 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, यानी विमान से यात्रा करते वक्त आप आसमान में जितना ऊपर होते हैं, ये स्पेस बलून आपको उससे भी ऊपर लेकर जा सकेगा। इसके अंदर एक बार में 2 यात्री बैठ सकते हैं। फिलहाल स्पेस बलून के एक राइड की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है। स्पेस बलून की सवारी के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं, जो अगस्त तक जारी रहेंगे और अक्टूबर में इसके पहले 5 यात्रियों के नामों का ऐलान होगा। इसके जरिए कंपनी आम लोगों के लिए अंतरिक्ष की सैर को आसान और किफायती बनाना चाहती है, जो अभी सिर्फ अरबपतियों तक सीमित है।